सीजी व्यापम एडीओ के लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे। ये इसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 78 क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है सत्य कथन आजीविका का प्रमुख स्रोत है, केंद्र तथा राज्य सरकारों की आय का साधन है और खदान की पूर्ति का साधन है। ये सही सत्य है। इसमें असत्य कथन पूछ रहे तो स्व सहायता समूह का निर्माण करता है, यह सत्य कथन है। फिर भारत में कुल जीडीपी में कृषि का स्थान कौन से क्रम का है? तो ये तृतीय क्रम का है। फिर कृषि भारत की आत्मा है, इस वक्तव्य को किसके द्वारा दिया गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। फिर क्वेश्चन है 81, भारत में कुल जीडीपी में उद्योग सेक्टर का कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है। 82 है, भारत में खाद्य पदार्थों पर राष्ट्रीय आय का व्यय होता है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितना प्रतिशत भोजन पर व्यय होता है? तो शहरी क्षेत्र में 58.2% एवं ग्रामीण क्षेत्र में 67.2% व्यय होता है। फिर 83 है, कृषि केवल एक व्यवसाय ही नहीं अपितु जीवन का ढंग है। इस शब्द को किसने दिया है? तो प्रोफेसर एन अग्रवाल ने इसको दिया है। 84 है, लौटते हुए मानसून के समय किस फसल की बुआई की जाती है? तो ये जो है रबी फसल की बुआई की जाती है। 85 है, बागवानी फसलों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो सीढ़ीदार कृषि अपनाई जाती है। 86 है, दलहन के फसलों का सही क्रम बताइए। तो मूंग, उड़द, चना, मटर और अरहर, तुअर जो है ये दलहन के फसल का सही क्रम है। फिर हरित क्रांति के समय योजना मंत्री कौन थे? तो ये अशोक मेहता थे। फिर जोड़ी में लाने को बोल रहा है। तो जो कऊ जो है वो झारखंड का है, झूम जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में है, धावी जो है उड़ीसा में है और जरा जो है वो दक्षिण भारत में है, क्षेत्र जो है वो। फिर चावल उत्पादक राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सर्वाधिक होते हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब में, उसका क्रम है। 90 निम्न में से कौन सा हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं है? तो इसमें घटक में शामिल है उन्नत बीज, सिंचाई और उर्वरक, और शामिल नहीं है वो पशुपालन है। फिर हरित क्रांति निम्न में से कौन से कृषि सचिव थे? तो इसे BCU रमन जो है हरित क्रांति के सचिव थे जो। फिर प्रथम हरित क्रांति की आधारशिला क्या थी? तो उत्पादकता में जो वृद्धि थी वो प्रथम हरित क्रांति की आधारशिला थी। फिर द्वितीय हरित क्रांति की आधारशिला क्या थी? तो जो खदान में वृद्धि थी वो द्वितीय हरित क्रांति की आधारशिला थी। फिर 94 क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के लाभ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही है बिचौलियों की व्यवस्था की समाप्ति, पारंपरिक विपणन प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, और जो इसमें सही नहीं है वह उन्नत बीजों का प्रयोग। 95 है, कृषि कार्यों में प्रयोगी यांत्रिक शक्ति के आधार पर यंत्रीकरण कितने प्रकार की होती है? तो ये जो है 2 प्रकार की होती है। फिर 96, निम्न में से कौन सा कृषि यंत्रीकरण का प्रकार नहीं है? तो गतिशील यंत्रीकरण और स्थायी यंत्रीकरण जो है वो कृषि यंत्रीकरण का प्रकार नहीं है। 97 है, कल्टीवेटर एवं कटाई की मशीन किस यंत्रीकरण के अंतर्गत आता है? तो ये जो है गतिशील यंत्रीकरण के अंतर्गत आता है। 98 है, स्थायी यंत्रीकरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग में नहीं लाया जाता? तो ऑप्शन डी था, इनमें से कोई नहीं था। 99 है, फ्रॉम मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? तो स्थापित क्या है? विश्वनाथ चरियाली असम, बुंदेनी मध्य प्रदेश और गलार्दीने आंध्र प्रदेश में स्थापित है, जलगांव महाराष्ट्र में है, इसमें स्थापित नहीं है। फिर 100वां क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार, ये पुराना डाटा में, अब नया डाटा का देखना है क्वेश्चन को। फिर 101, भारत में कृषि यंत्रीकरण में कौन सी हानियों हो सकती है? तो ईंधन की समस्या, पूंजी की कमी, कृषि जोतों का छोटा आकार, ये सभी जो है हानियाँ हो सकती है। फिर फ्रॉम मशीनरी बैंक कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण एवं मशीन क्रय हेतु कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? तो ये 6 लाख का अनुदान दिया जाता है। फिर अब बिहान के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में कौन सी परियोजना संचालित की जा रही है? तो महिला किसान सशक्तिकरण और संवहनी कृषि, ये दोनों योजना संचालित की जा रही है। 105 है, संवहनी कृषि कार्यक्रम का संचालन राज्य के कितने जिलों में विकास खंड में किया जा रहा है? तो ये 12 जिलों और 21 विकास खंड में किया जा रहा है। फिर है, संवहनी कृषि एवं पशुपालन परियोजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में कितने कृषि मित्र एवं पशु सखी का चयन का परीक्षण किया जा रहा है? तो एक कृषि मित्र, एक पशु सखी के चयन का प्रशिक्षण किया जा रहा है। फिर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का संचालन ग्राम संगठन की आजीविका उप समिति द्वारा किया जाता है? तो ये टूल बैंक का संचालन किया जाता है। फिर एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य है?
तो इसका उद्देश्य है फसलोपरांत व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति, किसानों की उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति, लघु अवधि कृषि आगतों एवं साख आवश्यकताओं की पूर्ति। ये तीनों जो है मतलब उपरोक्त सभी तीनों जो है वो किसान कार्ड योजना का लक्ष्य है। फिर ये जोड़ी मिलाने को बोल रहा है, तो गेहूँ जो है उसका उत्पादक उत्तर प्रदेश है, कहवा का उत्पादक जो है वो कर्नाटक है, तंबाकू का जो उत्पादक है वो आंध्र प्रदेश है, और हल्दी का उत्पादक जो है वो उड़ीसा है। फिर 110, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कथन क्या है इसमें? पहला, लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है और इस योजना की शुरुआत 21 मई 2019 को हुई थी, ये सत्य कथन है। और सत्य, यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य लघु सीमांत किसान वर्गों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम राशि 5,000 प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराना है, यह सत्य है। फिर 111, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूर्व जैविक जिला के अंतर्गत नहीं आता? तो ये कोरबा नहीं आता इसके अंतर्गत। फिर जोड़ी मिलाने को बोल रहा है, जो बंसाझल राइस जो है वो सरगुजा में पाया जाता है, मैकासल नेचर्स जो है वो कबीरधाम में है, आगर जय उत्पाद जो है वो मुंगेली ज़िले में है, और रुद्र ऑर्गेनिक जो है ये धमतरी में है। फिर एक केंद्र परंपरागत कृषि विकास योजना कब संचालित हुई? तो ये 2016 में संचालित हुई। 114, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में हुई। इस अधिनियम के तहत हरित क्रांति को पंजीकृत किया गया? तो ये सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत हरित क्रांति को पंजीकृत किया गया। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन है 2021-22 में सीमित संख्या 10.61 लाख थी, यह सत्य कथन था। फिर सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। फिर 118, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सत्य कथन क्या है? इस योजना की शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। इस योजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया और यह विशिष्ट उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है, ये इससे सत्य कथन है। लेकिन इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य क्या है? ग्रामीण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जो है असत्य कथन है। फिर 119 है, बायोपेसिफाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित होती है? जो है रायपुर जिले में स्थित है। फिर 120 है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कथन क्या है? स्मार्ट कृषि प्रणालियों को बढ़ावा, किसी क्षेत्र में जलवायु का अनुकूलन, संसाधनों का उचित प्रयोग एवं संरक्षण, ये सत्य है। जो सत्य नहीं है, उत्पादन वितरण हेतु ऋण। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा छत्तीसगढ़ में किस वर्ष लागू हुआ? तो 2020-21 में लागू हुआ। 22 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य का लागत वहन कितना है? तो ये 60:40% है। फिर 123 है, उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कैन के नाम से जाना जाता है। फिर अब भारतीय जनजाति में सहकारी विपणन विकास मर्यादित की स्थापना कब हुई? तो ये 6 अगस्त 1987 को हुई। फिर है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो गन्ना जो उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है, जौ जो है बिहार में, काली मिर्च केरल में और चावल राजस्थान दिया है, तो ये जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है। फिर निम्न में से कौन सी जोड़ी सत्य है? तो गुलाबी क्रांति से दुर्गेश पटेल संबंधित थे, नीली क्रांति से डॉक्टर अरुण कृष्ण संबंधित थे और लाल क्रांति से विशाल तिवारी संबंधित थे, पीली क्रांति से इंदिरा गांधी संबंधित है, बोल रहे हैं, गलत कथन है। फिर 3 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ में कौन जिला शामिल नहीं है? तो इसमें रायगढ़ शामिल नहीं है। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसमें शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो सत्य कथन है इसमें, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को वित्तीय सहायता विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है, ये भी सत्य है। NRLM के अंतर्गत महिला को वित्तीय SG के लिए ब्याज सहायता योजना लागू की गई है, ये भी सत्य है। जो असत्य है वह 29 मार्च 2013 को इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया, ये सत्य नहीं है। फिर है 130, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कथन क्या है? महिलाओं की मजबूत संस्थाओं का निर्माण, प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करना,
ग्रामीण की टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना ताकि वे गरीबी से बाहर आ सके। तीनों सत्य है। और असत्य जो है वह क्षेत्रीय विषमता को सीमित करना, ये जो है असत्य है। फिर 131 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभ के अंतर्गत कौन से कथन सही है? तो औपचारिक क्रेडिट दर तक पहुंच प्रदान की जाती है, एलाइनमेंट और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, आजीविका के विविधीकरण और मजबूती के लिए समर्थन, ये जो है सही सभी सत्य कथन है। फिर 132 है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित सामुदायिक संगठनों में कौन सा गठन शामिल नहीं है? तो कृषि एवं पशु संगठन जो है वो शामिल नहीं है। फिर अब महिला स्व सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें सत्य कथन है, समूह में कम से कम 2 पदाधिकारी, एक अध्यक्ष तथा एक सचिव का होना अनिवार्य है। प्रति 6 माह में समूह की वित्तीय अंकेक्षण सामुदायिक अंकेक्षण के द्वारा किया जाता है। खाता संधारण हेतु एक पुस्तक संचालक का चयन समूह में किया जाता है। और जो है बाहरी व्यक्तियों द्वारा समूह के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यह जो असत्य है। फिर ग्राम संगठन योजना के माध्यम से सामुदायिक संवर्ग का मानदेय हेतु तो सक्रिय महिलाओं को कितना दिया जाता है? 2,000 रुपये दिया जाता है। फिर ग्राम संगठन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सत्य है, ग्राम संगठन में निरंतरता स्व सहायता समूह की संख्या 15 से 20 होनी चाहिए। ग्राम संगठन में इसी बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है। फिर ग्राम संगठन की समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 2 से 4 सदस्य होते हैं। फिर ग्राम संगठन की योजना के बारे में स्टार्टअप राशि का अनुदान कितना होता है? तो 35,000 होता है। फिर संकुल स्तरीय संगठन कार्यकारिणी समिति में निम्न में से कौन से सदस्य शामिल नहीं है? इसमें सरपंच जो है वो शामिल नहीं है। फिर संकुल स्तरीय संगठन योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि के लिए कितना अनुदान दिया जाता है? तो यह जो है 2 लाख अनुदान दिया जाता है। फिर संकुल स्तरीय संगठन में ग्राम संगठनों के कार्यकारिणी समिति ईसी की बैठक माह में कितने बार आयोजित किया जाता है? तो यह जो है 1 बार आयोजित किया जाता है। फिर 41 है संकुल स्तरीय संगठन योजना के माध्यम से CIF के रूप में लगभग कितना राशि अनुदान के रूप में दिया जाता है? तो 1 to 1.5 करोड़ अनुदान के रूप में दिया जाता है। 142 है संकुल स्तरीय संगठन में जीबी बैठक किस रूप में आयोजित की जाती है? तो त्रैमासिक रूप में आयोजित की जाती है। फिर 143 है कितने माह पुराने ग्राम संगठन को आपस में मिलाकर संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया गया है? तो यह 6 माह का है। फिर 144 है संकुल स्तरीय संगठन की उप समितियों में निम्न में से कौन सा समिति शामिल है? तो पर्यवेक्षण निगरानी उप समिति, बैंक लीकेज उप समिति, सामाजिक मुद्दे कार्य उप समिति, ये सभी शामिल है। 145 है संकुल स्तरीय संगठन का नामकरण संगठन की किस सभा में आयोजित की जाती है? तो ये सामान्य सभा में आयोजित की जाती है। 146 है जिला स्तरीय संगठन में कितने विकास खंड का निर्माण किया जाता है? तो ये 4 विकास खंड का निर्माण किया जाता है। 147 है 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत में कौन से दशक से की गई थी? तो ये 1970 के दशक से की गई थी। फिर 148 है निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने इसका उपयोग किया। 149 है निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है, और परामनी क्रांति जो है भिंडी उत्पादन से संबंधित है। हरा सोना क्रांति है, ये बागवानी उत्पादन से संबंधित नहीं है। 150 है निम्नलिखित में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व थे खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग, और ये उपरोक्त सभी जो है वह है। फिर निम्नलिखित में हरित क्रांति को संदर्भित करता है तो उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। फिर हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। फिर गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1960-61 में इसकी शुरुआत हुई। फिर 154 है कथन 1 भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। कथन है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। फिर 155 है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? तो ये सभी जो है इसके घटक है, इनमें से कोई नहीं था। फिर राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। फिर कृषि लागत मूल्य एवं आयोग तय करता है, तो ये समर्थन मूल्य तय करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लाल क्रांति के जनक है? तो विशाल तिवारी भारत में लाल क्रांति के जनक है।
159 है, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई? तो 18 जुलाई 2000 को इसकी घोषणा की गई। फिर भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजनी प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है। फिर 161 है, श्वेत क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? इसमें असत्य, इसका प्रारंभ 1960 में हुआ था और विलियम गेट्स श्वेत क्रांति के जनक थे, यह सत्य कथन है। और ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, यह कार्यक्रम 3 चरणों में लागू हुआ, यह जो है सत्य कथन है। फिर श्वेत क्रांति में किस संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है? तो ये विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। फिर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य नहीं था उद्योग एवं सहकारिता में वृद्धि करना, इसका उद्देश्य नहीं था। फिर देश में दुग्ध उत्पादन वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1964-65 में इसको चलाया गया। फिर है, रूस किस क्रांति को विश्व का सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन माना गया है? तो ये श्वेत क्रांति को माना गया है। फिर है, 1 जून को विश्व में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो है विश्व दुग्ध दिवस के रूप में 1 जून को मनाया जाता है विश्व में। 168 है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किस क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है? तो ये श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। 169 है, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी डेयरी संघ का गठन कब हुआ था? तो ये जो है 2013 में हुआ था। सही जोड़ी मिलाने को बोल रहा है। तो सरस डेयरी जो है राजस्थान में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हरियाणा में है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है गुजरात में है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये भी गुजरात में है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूसरे उद्योग में कौन सा है जिस पर सबसे ज़्यादा लोग निर्भर हैं? तो ये जो है दुग्ध उत्पादन। 172 है, श्वेत क्रांति के किस चरण में सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया? तो ये तृतीय चरण में किया गया। 173 है, भारत में दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का है। 174 है, भारत के 4 महानगरों में ताज़ा दुग्ध व्यापार का वर्चस्व बिठाने का प्रयास किया गया, यह कार्यक्रम में कौन से चरण में लागू किया गया? तो ये जो है प्रथम चरण में लागू किया गया। फिर डेयरी समन्वित विकास कार्यक्रम में कौन सा चरण लागू हुआ था? तो ये जो है द्वितीय चरण लागू हुआ था। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सा अंग शामिल है? तो ये जो है दाल मिशन इसके अंतर्गत शामिल है। मूंगफली की फसल में कौन सा रोग होता है? तो ये जो है टिक्का रोग होता है। हरित क्रांति के विकास के 3 चरणों में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका विकास हुआ था 1937 से 80, फिर 81 से 85 और 86 से 95। फिर 179 है, राष्ट्रीय किसान नीति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था 1963 में हुआ था। फिर 181 है, विश्व स्तर पर लर्मी रोजो 64 किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो यह जो है गेहूँ की प्रजाति का नाम है। फिर विश्व में हरित क्रांति के जनक मानने वाले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो कोई भी क्षेत्र से संबंधित नहीं था। कथन 1 है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में है। और कथन 2 है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान संस्थान मैक्सिको में है। तो कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन जो 2 है वो सत्य है। फिर है 184, हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित फसलों का सही क्रम बताइए। तो गेहूँ सर्वाधिक हुआ था, फिर चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा था। फिर भारत में हरित क्रांति का विस्तार निम्न में से किस राज्यों में हुआ? तो ये पंजाब और हरियाणा में हुआ। फिर 186 है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने राज्यों एवं जिलों को चयन किया गया है? तो 7 राज्यों एवं 7 जिलों को चयन किया गया है। 187 है, भारत में कौन से किस्म गेहूँ का फसल नहीं है? तो जो IR36 है ये गेहूँ का किस्म नहीं है। फिर है, द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। 189 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई है। फिर 190 है, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग CACP किस प्रकार की संस्था है? तो यह जो है स्वायत्त शासी संस्था है। फिर हरित शब्द का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? तो इसका प्रतिपादन 1968 में किया गया था। फिर 192 है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किस संस्था का पूर्व नाम है?
तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये पूर्व नाम है। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो मूंगफली जो है वो खरीफ फसल नहीं है। फिर अब भारत में हरित क्रांति की सफलता का प्रमुख कारक था उन्नतशील बीजों द्वारा। 195 है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो इसमें कई तरह के फसलों को उगाना तथा पशुपालन भी करना मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। भारतीय कृषि के संदर्भ में असत्य है। इसमें कृषि उत्पादन में समानता जो है, भारत में कृषि उत्पादन में समानता जो है, यह सत्य कथन है। फिर 197 है। दक्षिण पश्चिम मानसून में किस जिले में किस फसल में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव खरीफ फसल में सर्वाधिक पड़ता है। जब कृषि के साथ पशुपालन की क्रिया सामूहिक रूप से की जाती है, ऐसे संयुक्त गतिविधि को मिश्रित कृषि कहते हैं। फिर 199 है। हरित क्रांति को सफल बनाने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो ये उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम जो था, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। फिर अब भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो ये पंतनगर में स्थापित किया गया है। फिर दूसरे क्या, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय किनके नाम से समर्पित किया गया है? तो गोविंद वल्लभ पंत के नाम से संबंधित किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत के नाम से इसको समर्पित किया गया है। ठीक है ना। फिर ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, और एक और पार्ट आएगा उसमें इसको कंप्लीट कर देंगे।